जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है लाइन स्पेक्ट्रम को शो करने की, एंड लाइन स्पेक्ट्रम वाज नॉट बी एबल टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। है ना, मैंने आपको ये बताया जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, और इसको लाइन स्पेक्ट्रम को शो करना बाय डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए जरूरी था, ये आवश्यक था कि लाइट का जो नेचर है उसको स्टडी किया जाए, यानी रेडिएशंस का जो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है उसके नेचर को अंडरस्टैंड किया जाए। तो लाइट का जो नेचर होता है या जो आपकी रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशंस का जो नेचर होता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्पेसिफिक थ्योरीज। उसमें एक कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस थ्योरी के द्वारा हम लाइट के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस थ्योरी से भी हम लोग लाइट के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में एक नया मॉडल प्रपोज किया गया जिसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इट इज कॉल्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दोबारा सुनो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए it was necessary to understand the nature of light or nature of radiant energy which can be explained only by the electromagnetic theory as well as Planck's quantum theory। तो इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल प्रपोज किया गया बोहर के द्वारा, which is called as बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले ये जरूरी है दैट वी कि हम जनरली इन दोनों थ्योरीज के बारे में जानें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में और साथ में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया उनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड जेम्स मैक्सवेल। इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया और इन्होंने अपनी थ्योरी दी इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेसिफिक पॉइंट्स। एक एक करके उन सभी पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले पॉइंट में ये बताया, इन्होंने ये कहा कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से एनर्जी एमिट होती है, सपोज ये कोई सोर्स है और इस सोर्स से एनर्जी आपकी एमिट हो रही है, तो किसी भी सोर्स से एनर्जी का जो एमिशन होता है वो कैसा होता है, वो कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो क्या बताया गया था, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होती है, एंड द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, और रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। वो एनर्जी जो किसी भी सोर्स से कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उस एनर्जी को हम लोग कह देते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो पहले पॉइंट में बताया गया किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से एनर्जी का जो एमिशन होता है वो कंटिन्यूअसली होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दिस एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में बताया गया जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की बात करें, इफ सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रेडिएशन, जो आपकी रेडिएशन होती है ना, वो उसमें दो फील्ड्स पाए जाते हैं। देयर आर टू स्पेसिफिक फील्ड्स प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक रेडिएशन। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो दो फील्ड से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज दीज बोथ आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैं इसको समझाता हूँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल, डायग्राम से समझाता हूँ मैं इस बात को। सपोज ये आपके वेव के प्रोपगेट होने का डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, प्रोपेगेशन, इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। हमने ये मान लिया ये आपकी जो वेव है वो दो फील्ड से मिलकर बनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड है
और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इससे ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मैं ये मान ले रहा हूं इन दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर वाली डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, विच आई वांट टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें दो आपके फील्ड कंपोनेंट होते हैं। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू स्पेसिफिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। उसमें एक को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये मान लिया, ये जो आपने कंपोनेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, दिस कंपोनेंट इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि इस जेड एक्सिस के अलोंग एक और पर्टिकुलर फील्ड पाया जाएगा, दिस वन। इज इट ओके? इसको हमने कह दिया दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और इसके ऊपर और इसके नीचे वाले डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वर्क कर रहा है, यानी ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। आप देखो, ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके ये परपेंडिकुलर है। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ऊपर की ओर और इसके नीचे की ओर है, तो ये वाला जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड पाए जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। साथ में ये दोनों ही फील्ड्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज, जो भी आपकी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा वेव करेक्टर पाया जाता है, वेव करेक्टर। जितनी भी आपकी रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनमें वेव करेक्टर पाया जाता है, एज वेल एज दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड यानी लाइट की वेलोसिटी से ये मूव करते हैं, और हमें पता है लाइट की वेलोसिटी यानी लाइट की स्पीड क्या है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन रेडिएशंस को, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है, दैट्स व्हाई दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, बिकॉज दीज रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, जब भी ये रेडिएशंस आपकी प्रोपोगेट होती हैं, मूव करती हैं, तो इन रेडिएशंस के प्रोपेगेशन में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर मीडियम लें, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इन पर्टिकुलर रेज के प्रोपेगेशन में। सो दिस वाज अबाउट दिस स्पेसिफिक थ्योरी व्हिच वी कैन एक्सप्लेन इन दीज 4 पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बात की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद में जो हम नेक्स्ट आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, मतलब जो भी आपकी वेव है, वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वेव में होती है वेवलेंथ। क्वेश्चन यहाँ पर ये, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या है? जैसे सपोज कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपकी मूव कर रही है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस वेव में जो आपकी ये क्या है, these are the crust, these particular points which represents the height of a maximum height of a particular wave is called as crust। इसको crust कहते हैं, ये भी crust है और ये भी क्या है, ये भी crust। ऐसे यहाँ पर जो डेप्थ होता है इसका, the maximum depth shown by they are called electromagnetic radiation is called as trough। तो जो वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्रस्ट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे ही किन्हीं भी दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वेवलेंथ की,
वो सेम होती है एज दैट ऑफ लेंथ। जनरली इसको हम लोग एंगस्ट्रम में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में। दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। ये सारी की सारी वेवलेंथ की यूनिट होती है। तो मैंने आपको बताया वेवलेंथ क्या है। अब वेवलेंथ के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, इट इज फ्रीक्वेंसी। द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी वांट टू डिस्कस हियर इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है उससे पर सेकेंड एक सेकेंड में कुल कितनी वेव्स पास हो रही हैं। तो मैंने क्या बताया, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, the total number of waves, yeah, the number of waves passing through a point in 1 second, एक सेकेंड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कुल कितनी रेज, टोटल नंबर ऑफ वेव्स कुल कितनी पास होती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इट इज हर्ट्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो मैंने अभी आप यहाँ पर आपको वेवलेंथ के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है। थर्ड वन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन के द्वारा, हमें पता है स्पीड या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक सेकेंड में कोई भी पर्टिकुलर वेव, एक सेकेंड में कोई भी पर्टिकुलर वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हमें पता है वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होगी इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड और इट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्टिकुलर वेव इन 1 सेकेंड। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है विच इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी अगर कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन है, कोई भी वेव है, वो अगर प्रोपोगेट हो रही है तो उसके प्रोपोगेशन में द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर क्रस्ट, किसी भी क्रस्ट की जो हाइट होती है, हाइट, या किसी भी पर्टिकुलर ट्रफ की जो डेप्थ होती है, डेप्थ, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द हाइट ऑफ क्रस्ट या द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, एम्पलीट्यूड की यूनिट सेम होती है एज दैट ऑफ लेंथ। जो लेंथ की यूनिट होती है वही आपकी एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी। इट में बी सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, मींस इसकी जो यूनिट वही होगी एम्पलीट्यूड की, जो कि लेंथ की यूनिट होती है। अब इसके बाद में लास्ट एक प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। एक्चुअली वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में, सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कुल कितनी नंबर ऑफ वेव्स पाई जाती है, नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। वेव नंबर में और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, वेव नंबर बराबर 1 अपॉन, सॉरी, वेव नंबर में और लैम्डा में, लैम्डा मींस वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो आप ये भी कह सकते हैं द इनवर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, सपोज वेवलेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो वेव नंबर की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है किसमें, वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेव लेंथ में। वो क्या है, देखो जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहां पर ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, दिस इज वेवलेंथ। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो c है, जो स्पीड है किसी भी पर्टिकुलर, जो वेलोसिटी है किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।